हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो अगर आप भी क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बल्कि इसे ध्यानपूर्वक आप देखें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन बैंक, सबसे पहला बात है कि आप क्वेश्चन बैंक को बनाइए। आप कहीं से पढ़िए, अगर आपका क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो समझिए आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नहीं कर पाइएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ब्रिलियंट का जो है क्वेश्चन बैंक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये क्वेश्चन बैंक ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से ही और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है टकराता है। और यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही देखिएगा तो बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपको चैप्टर का नाम दिया है जय प्रक्रम, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। तो ये सारा आपका चैप्टर के नाम है कि क्लास 10th में आप ये सारा चैप्टर जो है देखिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में और भी सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपको जो है यानी कि किस चैप्टर से आपका कितना ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बना है, देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि किस बार कितना क्वेश्चन आया है। तो ये आप ज़रूर देखिए कि कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्विक रिकैप, चलिए हम लोग क्विक रिकैप भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर क्विक रिकैप में आपको जो है मतलब कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आपको खुद ही बता देगा। तो इसलिए ये पुस्तक भी क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एक बार क्विक रिकैप करना है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्विक रिकैप में दिया गया है, तो यहाँ पर आप अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि सजीवों के शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाकलाप के अध्ययन को शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। यानी कि सजीव के शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। यानी कि सजीव के शरीर के बारे में ही पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके विभिन्न क्रियाकलाप को जानते हैं, तो उसे शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। देखिएगा अगला, जीवों के वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है उन्हें हम लोग जय प्रक्रम कहते हैं। इन्हीं के अंतर्गत आप पोषण पढ़िएगा, श्वसन पढ़िएगा, उत्सर्जन पढ़िएगा। तो ये सारा चीज़ क्या है आपका जय प्रक्रम। अगर ये पोषण नहीं कीजिएगा तो आप जिंदा ही नहीं रहिएगा, है ना। श्वसन नहीं कीजिएगा तो कि मतलब ये सब क्या है, ये सारा के सारा आप है जय प्रक्रम। और ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये सभी चीज़ें आवश्यक है। वह विधि जिनमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि यानी कि जिसके तहत जीव जो है पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, है ना, तो वो सारा चीज़ क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। देखिएगा पोषण का मतलब जो है दो विधि है। पोषण की कितनी विधि है, तो पोषण को देखिएगा दो विधि है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखिए एक ऐसा पोषण होगा जो खुद ही अपना भोजन बना लेगा, एक ऐसा पोषण होगा जो दूसरे पर आश्रित होगा, है ना। तो जो स्वयं पर आश्रित रहे उसे स्वपोषण, जो दूसरे पर आश्रित रहे तो उसे प्रपोषण। तो आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगला आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, तो मनुष्य में पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। बिल्कुल सही बात है, मनुष्य में पाचन जो है कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आपका मुख गुहा से। और मुख गुहा में देखिएगा तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो आपको याद रखना है मुख गुहा में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये बातें आपको याद रखना होगा। देखिए अगला हम लोग पढ़ते उन समस्त जैविक प्रक्रियाओं का कि जिनकी शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे सम्मिलित रूप से श्वसन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिनके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है उन्हें ही क्या बोलते हैं, श्वसन। कोशिकीय श्वसन की दो अवस्था है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिएगा कोशिकीय श्वसन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक वायवीय श्वसन होगा, एक अवायवीय होगा और एक वायवीय श्वसन होगा, है ना। तो अवायवीय श्वसन जो होगा ये आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, जबकि वायवीय श्वसन क्या होगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। जब हम इसका अंतर बताएंगे तो आपको ज़रूर बता देंगे। तो चलिए ऐसे आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर अगर आप समझिएगा तो जंतु में मुख्यतः 4 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखिएगा त्वचा से भी श्वसन करते हैं। कहिएगा सर जी त्वचा से कौन जो है श्वसन करते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि त्वचा से जो श्वसन करेगा ना वो आपका हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर त्वचा से जोंक, जैसे जोंक की बात करें,
जोंक जो है आपका त्वचा से श्वसन करता है, ठीक है। वहीं बात करें तो यहाँ पर केंचुआ भी हो जाएगा आपका, केंचुआ। केंचुआ भी किससे श्वसन करता है, तो केंचुआ त्वचा से श्वसन करता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सब नाम याद रखिएगा तो आपका सब्जेक्टिव जो है बन जाएगा। श्वास नली या ट्रैकिया की बात करें तो कीट पतंग इसमें आ जाएगा, जैसे तिलचट्टा आ जाएगा। गिल्स, क्लोम किसी को बोलते हैं गिल्स, है ना, या गलफारा बोलिए। तो मछली, मत्स्य वर्ग का जितना भी है ये गिल्स से लेता है। फेफड़ा की बात करें तो यहाँ पर बड़ा बड़ा जितने भी यानी कि स्तनधारी जीव है, जैसे मान के चलिए कि मानव हो गया, है ना, कुत्ता, बिलाई, जानवर, ये गधा, ये सारा चीज़ क्या है आपका, ये सारा चीज़ आपका फेफड़ा से सांस लेते हैं। तो चलिए हम लोग यानी कि समझते चलते हैं चैप्टर को अच्छे, जितना अच्छा से आप समझिएगा उतना ही अच्छा से आपको समझ में आएगा। मनुष्य में श्वसन, इंस्पायरेशन यानी कि प्रश्वास और उच्छ्वास। देखिए सांस लेने की क्रिया को क्या बोलेंगे, तो सांस लेंगे तो यानी कि सांस अंदर लेंगे तो इंस्पायरेशन, और सांस छोड़ देंगे तो उच्छ्वास। सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या बोलेंगे, उच्छ्वास। सांस लेने की क्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं, जबकि सांस लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो एक्सपायरेशन। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश का सहायता आप ले सकते हैं। इंस्पायरेशन यानी इन मतलब अंदर लीजिएगा, एक्सपायर मतलब बाहर छोड़िएगा, है ना। तो दोनों अभिक्रिया में सम्मिलित रूप को यानी कि सांस लेने और छोड़ने को ही क्या बोलते हैं, तो श्वासोच्छ्वास। यानी कि श्वासोच्छ्वास दो प्रकार के होता है, एक सांस अंदर लेना और एक होता है सांस बाहर छोड़ना। तो ये आपको जरूर समझ में आया होगा। परिवहन तंत्र के लिए जीवों के शरीर में पदार्थों का परिवहन अत्यंत विकसित तंत्र है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, जो रिकेप दिया है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें बातें बताई गई है। अगर आप इसे समझते हैं तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगा। देखिए वाष्पोत्सर्जन में वायवीय भागों से जल का निष्कासन ही क्या है, यानी कि जल का निष्कासन ही क्या कहलाता है, तो आपको जल का रंध्र द्वारा निष्कासन करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। रक्त क्या है, तो रक्त आपका तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की बात करें तो आपका ब्लड का पीएच मान जो होगा वो आपका 7.4 होगा, है ना। तो रक्त को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, यानी कि एक प्लाज्मा और एक ठोस में बांटते हैं, है ना। तो प्लाज्मा देखिएगा, प्लाज्मा जो आपका होता है और एक होता है मतलब ठोस, यानी कि ठोस में लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, ये सारा आएगा। तो अगर आप डिटेल में पढ़िएगा तो हम आपको इसमें ज़रूर बता देंगे। तो चलिए, हृदय मुख्य रूप से केंद्रीय पंप की तरह कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, हृदय क्या है, केंद्रीय यानी कि पंपिंग करने का काम करता है। और हृदय को देखिएगा तो हृदय को 4 कक्ष में बांटा जाता है। तो मनुष्य के हृदय के 4 विषम है, यानी कि चेम्बर है। तो चलिए यहाँ पर हमने ये मतलब क्विक रिवीजन किया। अगर ये बुक आप ले लेते हैं तो काफ़ी आपको जो है सहायता होगा, और आप एग्ज़ाम में 100% है कि आप जो है, अगर आपके एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन आता है तो आप 100% 40 क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रश्न को करते चलेंगे। देखिए अब प्रश्न को देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन से बाहर निकलता है। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो यहाँ पर जो आपका सूत्र होता है CO2 + H2O, और सूर्य प्रकाश की स्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिएगा ग्लूकोज का निर्माण करता है C6H12, और उसके बाद करें तो O6, है ना, और प्लस में O2 + H2O, है ना। तो इसका निर्माण होता है। तो यानी कि ये बोला है कि क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जल से। किससे बाहर निकलता है, तो जल से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात करें तो यह क्रिया जो है दिन में होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे में होती है। गवाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि गवाइटर यानी कि घेघा रोग जो है आपको आयोडीन की कमी से होगा, जबकि चीनी की कमी से आपको क्या हो जाएगा, तो चीनी की कमी से आपको मधुमेह का रोग होगा। क्या होगा, मधुमेह का रोग। देखिए हम जितना भी आपको डिटेल में बता रहे हैं ना, आपको वो सभी प्रश्न को याद करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे कर पाइएगा। रक्त की कमी, देखिए जब रक्त की कमी होगा या रक्त में आयरन की कमी होगा, है ना, तो रक्त में जब आयरन की कमी होता है तो उस समय एनीमिया की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, अगर आपको ये सब आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस सब का, है ना।
तो रक्त में मतलब आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, आपको एनीमिया का रोग होगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कूटपाद किस में पाया जाता है, देखिए हम लोग ये बहुत डिटेल में करते हैं। कूटपाद किस में पाया जाता है, तो हम आपको बताते चलते हैं कि कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। यहाँ पर बात करें अमीबा की, तो अमीबा का जो आकार है ना, अमीबा का जो आकार है वो अनिश्चित है। अमीबा का आकार कैसा है, तो आपको याद रखना, अमीबा का आकार जो है अनिश्चित है। अमीबा का आकार क्या है, तो अमीबा का जो आकार है वो अनिश्चित है ना। अमीबा का आकार क्या है, अनिश्चित है। अमीबा देखिएगा तो ये आपका प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा क्या है आपका, तो अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है आपका प्राणी समपोषी जीव है। और अमीबा की बात करें प्राणी समपोषी जीव है। और अमीबा जो है भोजन को क्या करेगा, तो भोजन का अंतर ग्रहण करेगा, यानी कि डायरेक्ट ये अंदर की ओर ले लेते हैं। तो यानी कि अमीबा भोजन का क्या करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा देखिएगा तो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव क्या है अमीबा। अमीबा भोजन किसकी मदद से करेगा, कूटपाद। देखिएगा अमीबा का जो आकार होता है वो किसी भी तरीक़ा से होगा। अगर भोजन यहाँ पर है तो ये क्या करेगा, इसको चारों ओर से घेरेगा और तब ये अंदर की ओर ले लेता है। इसलिए बोला जाता है कि अमीबा जो है भोजन को क्या करता है, तो अंतर ग्रहण करता है ना। तो ये सारा बात आप याद रखते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे कर पाइएगा। तो और पैरामीशियम की बात करें तो ये भी आपका जो है एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोना, ये सारा आपका एक कोशिकीय जीव है। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सा एक कोशिकीय जीव है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है देखिएगा कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है ना। तो यानी कि मंड को घोलने के लिए, या क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है इनमें से सभी के लिए मंड परीक्षण होता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा तो स्लाइड को सर्वप्रथम माइक्रो, ये आपका सिलेबस से बाहर क्वेश्चन है, ऐसे हो जाएगा इसका आंसर 10x पर, है ना। तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन था, 2018 में पूछा है। ग्लूकोज के अणु में हमने आपको ग्लूकोज का सूत्र बताया होगा, आपको जरूर याद होगा, C6H12 और यहाँ पर बात करें O6, ये आपका है ग्लूकोज का सूत्र। आपसे पूछा क्या है कि ग्लूकोज के एक अणु में, बिल्कुल है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे। तो देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो 6। तो यहाँ पर जो आपका आंसर, अगर कार्बन भी पूछता है तो 6, हाइड्रोजन पूछता है तो 12 होता है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न आता है, तो आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन के परमाणु होता है कितना, 6। तो यहाँ पर अब देखिए चीनी के अगर सूत्र आपसे पूछता है तो क्या होता है, चीनी का भी सूत्र आप याद रखिएगा, C12H22O11। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये है आपका चीनी का सूत्र। किसका सूत्र है, तो आपका चीनी का सूत्र है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दांतों को साफ करने के लिए मंजन कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बताते चलूँ कि दांतों को साफ कर, देखिए दांत का सड़ना कब शुरू हो जाएगा, जब आपका pH मान जो है 5.5 से कम होने लगता है, तो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, दांतों को अध्ययन को डेंटोलॉजी बोलते हैं। और दांत की बात करें तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है आपका इनामेल होती है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, तो आपका इनामेल होगा। और दांत में जो होता ये आपका जो है दांत जो होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है ना। और दांत की बात करें तो दांत जो है, दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दांत कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार। तो दांतों को साफ रखने के लिए कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न है, सभी हरे पौधे होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जितना भी हरा पौधा है वो क्या है आपका, स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं, तो देखिए स्वपोषी उसको बोलेंगे जो अपना भोजन स्वयं बना ले। लेकिन यहीं पर आप देखिएगा कि एक होता है गोबर छत्ता का पेड़, है ना। तो गोबर छत्ता का जो पेड़ होता है ना, ये आपका मृत जीवी में आएगा। किस में आएगा, तो गोबर छत्ता का जो पेड़ है ये आपका किस में आ जाएगा, मृत जीवी में आ जाएगा। तो मृत जीवी का ये उदाहरण होगा। मृत पोषी या मृत जीवी एक ही बात हुआ, परजीवी, है ना। तो जो दूसरे पर आश्रित रहे उसे परजीवी। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है।
तो देखिए उभयलिंगी कहने का मतलब होता है कि जिनमें स्त्री पुरुष न हो, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों एक के हो, तो अगर आप बोलते हैं क्या, तो उसी को बोलते हैं क्या, उभयलिंगी, है ना। बात करें तो उभयलिंगी जो देखिएगा तो आपका केचुआ होगा। केचुआ में स्त्री पुरुष सब एक होता है। देखिएगा मछली, तो मछली में अलग होता है, यानी कि मेल मछली भी होता है, फीमेल मछली भी होता है। शेर की बात करें तो शेर भी मेल होता है, यानी कि स्त्री शेर भी होगा और पुरुष शेर भी होता है। बकरी में तो बकरा भी होता है, बकरी भी होता है, अलग अलग, यानी कि दोनों जब एक होता है तो उसी को बोलते उभयलिंगी। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि फुटपाथ की मदद से अमीबा जो है अपना भोजन पकड़ता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, सी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो आपका घेघा रोग हो जाता है। मैंने आपको बताया मधुमेह चीनी की कमी से होगा। स्कर्वी की बीमारी कब होती है? विटामिन सी की कमी से, है ना। तो विटामिन सी की कमी से क्या होती है दोस्त? तो विटामिन सी की कमी से जो है, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी की बीमारी, है ना। और एड्स जो है, एड्स कैसे होता है? तो ये भी आप याद रखिएगा, एड्स एक यौन संचरित रोग है। तो एड्स क्या है आपका? तो मैं आपको बताते चलता हूँ कि एड्स जो है आपका यौन संचरित रोग होता है। तो एड्स जो है क्या है आपका? यौन संचरित रोग। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यौन संचरित रोग कौन है, तो देखिएगा यौन संचरित रोग एड्स होता है। इसके बाद बात करें तो और भी होता है, एड्स होता है। इसके बाद बात करें तो आपका और भी रोग होगा, अभी हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए एड्स जो है ये मतलब क्या है, यौन संचरित रोग है एड्स। और इसके लिए एलिसा टेस्ट जो होता है ये यौन संचरित से संबंधित है। एलिसा टेस्ट यानी कि एड्स से संबंधित है। तो एड्स यानी कि एलिसा, एड्स का टेस्ट का नाम क्या है? तो एलिसा टेस्ट बोला जाता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो आपको मालूम होगा कि क्लोरोफिल, पौधों में क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पौधों का रंग क्या है? हरा होता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो मैं आपको बताते चलूँ तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हमने आपको बताया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6, है ना। तो चलिए आगे की ओर। अमीबा में अपना भोजन कैसे होता है? तो मैंने बताया था आपको कि अमीबा जो अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है। और अमीबा का आकार जो दिखिएगा, तो अमीबा का जो आकार है वो अनिश्चित है। और अमीबा जो है प्राणी संपोषी जीव है ये सारा। और अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या है आपका? एक कोशिकीय भी जीव है। तो अमीबा कैसा जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हरे पौधे में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है आपका वो दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में। आपको ऑप्शन मिलेगा दिन में होती है, रात में, तो आप दिन को टिक कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो हमने आपको बताया था दांत की सबसे ऊपरी परत जो है इनामेल है ना। तो आप याद रखिए। और दांतों का मतलब दांतों का मतलब जो है साफ रखने के लिए दातुन कैसा होना चाहिए? तो क्षारीय होना चाहिए। वहीं पर बात करें अब अम्लीय की, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? आप याद रखिएगा अम्ल का पीएच मान जो होगा आपका ये हो जाएगा 7 से कम, है ना। तो 7 से कम रहेगा तो आपका अम्लीय होगा, 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? अम्लीय। वही क्षारीय की बात करें तो 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय। और 7 रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? तो 7 रहेगा तो आपका हो जाएगा उदासीन, है ना। तो 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन। लेकिन 7 से जितना कम रहेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। तो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जो आपका छोटी आंत है ना। तो छोटी आंत देखिए, ये छोटी आंत देखने में है छोटी आंत, लेकिन ये जो है सबसे लंबी आंत है, यानी कि सबसे लंबा आंत है। वहीं बात करें छोटी आंत का 3 भाग है, देखिएगा DJI, है ना, यानी कि सॉरी ग्रहणी जेजुनम इलियम, ग्रहणी जेजुनम इलियम ये छोटी आंत का भाग होता है। ग्रहणी जेजुनम इलियम ये सब आप याद रखिएगा। इंग्लिश में DJI ट्रिक है, DJI यानी कि डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम, है ना। और यहाँ पर बात करें कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो ये आपका हो गया छोटी आंत। लेकिन आपसे पूछता मानव आहार नाल का सबसे मोटा भाग, तो आपका क्या हो जाता? बड़ी आंत हो जाता है ना। लेकिन देखिए अगर भोजन का पाचन कहाँ होता है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन आपका कहाँ होगा? तो आपको याद रखना है भोजन का पूर्ण पाचन आपका जो है वो छोटी आंत में होगा। कहाँ होगा आपका? छोटी आंत में होगा। तो ये सारा आप याद रखते हैं ना, तो आपका प्रश्न छूटने का कोई चांस
चांस ही नहीं बनता है ना। तो आप इतना अच्छा से पढ़ाई करें कि आपका क्वेश्चन जो है नहीं छूटे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा, मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो पर्णहरित या सूर्य का प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है इनमें से सभी। तो देखिए अभी हम ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोर फील होगा, इसलिए हम इतना ही क्वेश्चन अभी कराते हैं। आपका ये पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2 जरूर, आप पार्ट 1 के बाद क्या आएगा, पार्ट 2 आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।